हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते अपने क्लास 12 के चैप्टर पे, दैट इज द मैनेजमेंट। क्लियर है? अभी तक हम लोग 2-3 पार्ट्स बना चुके हैं मैनेजमेंट की वीडियो पे। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस को मिस कर दिया है तो प्लीज पहले वीडियो के स्टार्टिंग के पार्ट्स देखिए, फिर आप इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करिए। क्लियर है? तो आज का टॉपिक है हमारे पास मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? मैनेजमेंट और एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को साइमल्टेनियसली एक भाई समझते हैं, भाई भाई या बहन बहन। ठीक है, तो या तो भाई भाई समझ लो या बहन बहन समझ लो, जो आपको समझना है वो समझ लो। लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही एक फाइन, जैसे कहते हैं ना कि एक डिफरेंस होता है, वो चीजें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन और एक मैनेजमेंट। आप इसको ऐसे समझिए, कभी एडमिनिस्ट्रेशन 20 होता है तो कभी मैनेजमेंट 19 होता है, कभी मैनेजमेंट 20 होता है और कभी एडमिनिस्ट्रेशन 19 होता है। क्लियर है? वही जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में पक्का करने वाले हैं कि भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि मैनेजमेंट कहां पे स्टैंड करता है और एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे स्टैंड करता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या समानताएं हैं। ठीक है, हम लोग कब मैनेजमेंट को कॉल कर सकते हैं, कब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर सकते हैं, इट इज अप टू अस। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो हमारे पास क्या कह रहा है कि द टर्म मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। सबसे पहला हमारे पास मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ थिंकिंग एंड द डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? तो मैनेजमेंट जो होता है एक थिंकिंग, एक प्रोस्पेक्टस है, थिंकिंग एक एक्टिविटी है। और डिसीजन मेकर हमेशा क्या होता है, वो हमेशा एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है। जो मालिक होता है, जो सीईओ होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो हमेशा एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो डिसीजन मेकिंग फंक्शंस वेयर एज द मैनेजमेंट इज लार्जली अ डूइंग एंड द एग्जीक्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वो थिंकिंग कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है कंपनी के लिए। अब उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना, वो काम होता है मैनेजमेंट का। डिसीजन जो होता है हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है, और जो मैनेजमेंट जो होता है वो हमेशा मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल जो मैनेजमेंट होता है वहां पे ये चीजें आती हैं जहां पे हम लोग उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर है? जैसा कि आप अपने फिगर में देख पा रहे हो जो स्क्रीन पे चल रही है, तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसका जो रडार है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का रडार ज्यादा है, मैनेजमेंट का कम है। जैसे ही हम लोग नीचे आते जाते हैं मिडिल लेवल पे, देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, तो दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आता है तो हमारा वहां पे लोअर लेवल जब आता है तो वहां पे मैनेजमेंट का हिस्सा ज्यादा हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा कम हो जाता है। दैट मीन्स कि जो डिसीजन होता है वो वहां पे रहता तो है, लेकिन अब वहां पे जो रोल होता है नीचे की तरफ, जहां पे हम लोग कहते हैं ग्राउंड जीरो, वहां पे मैनेजमेंट ज्यादा वर्क करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो डिसीजन और जो थिंकिंग होती है वो हमारे पास मालिक होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीईओज होते हैं वो बनाते हैं। और जहां पे उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का जब समय आता है तब वहां पे हमारा मैनेजमेंट काम करता है। आई होप कि आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अब क्लियर होगा कि इन दोनों में क्या फाइन डिफरेंसेस है। और हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक ही साथ कभी भी नहीं यूज कर सकते, दोनों ही एक अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अपनी रिक्वायर्ड फील्ड में अपनी अलग अलग जगह पे इन लोगों की कुछ ना कुछ एक पोजीशन होती है। ठीक है, तो जहां पे हमें क्या यूज करना है, कहां पे मैनेजमेंट यूज करना है, कहां पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन वो यूज करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक दिया हुआ है डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू द ओलिवर शेल्डन, administration is the function in industry concerned with the determination of corporate policy, the coordination of finance, production and distribution, the settlement of the compass of the organization and ultimate control of the execution. This is all about the administration. Clear है? अगर मैनेजमेंट पे आते हैं तो मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड is the function in industry
कंसर्न्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी। तो जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हुआ है वहां पे मैनेजमेंट उस चीज को वो इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है? विद इन द लिमिट्स सेट अप बाय द एडमिनिस्ट्रेशन and the employment of the organization for the particular objective sets before it. Administration defines the goal and management strives toward it. ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आपका एक गोल सेट करता है कि भाई साहब हमें 5 साल बाद यहाँ दिखना है, और जो मैनेजमेंट होता है उस गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। आई होप कि ये क्लियर होगा मैनेजमेंट क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। क्लियर है? तो फिगर सबसे बढ़िया जो फिगर ये चल रही है, प्लीज आप इसको अपने क्वेश्चन के आंसर में जरूर बनाइएगा, ये आपको एक बहुत ही प्लस पॉइंट दे सकता है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का डिफरेंस भी दिया हुआ है, जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन मैनेजमेंट। ठीक है? तो मीनिंग में क्या दिया हुआ है कि इट मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, तो ऐसा करके। मैनेजमेंट क्या होता है कि इट मीन्स क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर अटेनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है? तो वहां पे एक हम लोग एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, हम लोग एक ऐसा सिचुएशन बनाते हैं जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने सेट किया हुआ है वो गोल या वो अचीवमेंट वो हमें अचीव करना है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ वर्क, इट इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन एंड इट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है? ये डिसीजन बनाता है और वो आपका एग्जीक्यूट करता है उसी डिसीजन पर। नेक्स्ट है स्कोप, इट इज अ वाइडर टर्म एंड इट इज अ नैरोअर टर्म। लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या है? इट इज कंसर्न विद द टॉप लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड इट इज कंसर्न विद द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमेशा फिगर देखते रहिए, फिगर आप देखते रहोगे तो आप क्वेश्चन अपने आप हो जाए। खत्म है भाई साहब, आंसर खत्म है, इसके बाद बचता ही नहीं है। फिगर देख के आप अपने आप से ही 4 पन्ने का आंसर लिख सकते हो। ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा। यूज ऑफ टर्म्स क्या है कि इट इज जनरली यूज्ड इन द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका ध्यान रखिएगा। इट इज जनरली यूज्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ठीक। तो आई होप कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, और जो डिफरेंस हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो भी क्लियर होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, आपका व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लाइव क्लास रेगुलरली ले रहे हैं। ठीक है? तो आप आराम से आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हो एंड दैट इज टू चीप, ऑलमोस्ट फ्री है ये। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सबसे मेन पॉइंट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। क्लियर है? अब हम लोग आगे हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स टू से कि हमारा कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो बिना प्रॉफिट के सस्टेन कर सकता है। नॉर्मल सी बात है, जो एनजीओ भी होता है उसको प्रॉफिट चाहिए उस एनजीओ को रन करने के लिए। किसी भी बिजनेस को सेटल होने के लिए या सेटल करने के लिए, आगे फ्यूचर में चलाने के लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी ही पड़ती है। क्लियर है? तो कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट के जिंदा नहीं रह सकती, वो चल नहीं सकती। यहाँ पे जितने भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जरूर करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द रिटर्न्स, डिविडेंड एंड जो भी उनको मिलता है रिटर्न्स में। क्लियर है? तो यहाँ पे यही चीजें होती है, कभी भी हम लोग कुछ भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या XYZ कुछ भी कर रहे हैं, सो वी ऑलवेज सीक्स फॉर द प्रॉफिट्स। क्लियर है? कि कम से कम हमें मुनाफा हो, ना हमें इतना डिजास्टर्स मुनाफा हो, बट कम से कम हमारी वो कंपनियां हैं या जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक चलती रहनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, दैट इज द प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ। क्लियर है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैनेजमेंट शुड एम एट कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and it should create an environment in which people can give their best to the organization. Clear है? तो यहाँ पे prosperity है and growth है। नॉर्मल सी बात है कि जब हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, जब हमारी कंपनी प्रॉस्पर होगी या कंपनी बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाएगी, तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे काम करने वाले भी मुनाफा कमाएंगे एंड कंपनी उनको भी एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें क्या होती है कि जब भी आप कंपनी देखते हैं कि भाई साहब उसका जो एम्प्लॉय है वो उसके साथ वो लगा रहे, वो जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है उसका एम्प्लॉय भी काम करे, वो उतना ही पैशनेट हो अबाउट कंपनीज वर्क। क्लियर है? मतलब वो कंपनी का वर्क ना समझे, वो खुद का ही वर्क समझे। ठीक है? जब एक कंपनी ग्रो करती है तो नॉर्मल सी बात है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप ग्रो करता है, उसको पुश करने की जरूरत नहीं होती है सनोरिटा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक ये चीजें होती है कि मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। कंपनी आपका तभी बढ़ सकता है, तभी आपकी ग्रो कर सकती है जब आपका एक एक इंडिविजुअल उसके लिए हाईली डेडिकेटेड रहता है। टाटा बेस्ट एग्जाम्पल है, गूगल बेस्ट एग्जाम्पल है, फेसबुक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये कंपनीज कैसे ग्रो कर रही है, मतलब इनमें ये कभी नहीं देखा जाता कि ये किस धर्म का है, ये किस कास्ट का है, ये अमीर है या ये गरीब है। सिर्फ वो कंपनीज ये देखती है कि इसका ये कितना चलाता है, वो कंपनी के लिए कितना अच्छा है, ठीक है। दीज आर द बिग जॉइंट्स कंपनी विच यूज टू प्रोवाइड द वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वर्क कल्चर। आराम से सोफे में लेट करके काम करो, टांग फैला के काम करो, जहां पे मन करता है वहां पे काम करो, वॉशरूम में काम करो, ड्राइंग एरिया में काम करो, गार्डन में चले जाओ। गूगल फेसबुक जैसे कंपनी इतना अच्छा वर्क कल्चर देती हैं कि मतलब उनके एम्प्लॉयज का दिमाग बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। मतलब जब नहीं भी चलता है तब भी वो चलाते ही रहते हैं, क्योंकि उनका एक वर्क कल्चर आप देखिए, ठीक है। कभी आप गूगल का ऑफिस टाइप करके देखिए, उनका वर्क कल्चर कैसा होता है। फेसबुक का टाइप करके देखिए कि उनका ऑफिस का जो है एनवायरनमेंट वो कैसा होता है, लोग कहाँ पे काम करते हैं, क्या नॉर्मल उनकी भी एक टेबल चेयर होती है क्या, मतलब बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो वही चीज है कि कंपनी तो ग्रो करेगी, नॉर्मल सी बात है। जब एक इंडिविजुअल जब अंदर से कंपनी के लिए काम करता है ना, जब दिल से, तब निकल के आता है कि हाँ भाई साहब, नहीं ये तो मतलब बेस्ट है यार। कुल मिला के यार बात ऐसी है ना कि मतलब कितना जो है ऑर्गेनाइजेशन कितना कम से कम इनपुट कर सकती है और उसी कम इनपुट से वो कितना मैक्सिमम वो आउटपुट निकाल सकती है, ठीक है। कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेंज एंड द इनोवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि जब इनोवेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में एक वर्ड और आना चाहिए, दैट इज द क्रिएटिविटी। क्लियर है। जब तक कि आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगी, जब तक कि आपके पास कोई इनोवेशन या कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है। आप देखो, भीड़ से अलग हटने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्लियर है। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर माइंड। भीड़ से अलग कैसे हटोगे यार, तुम्हारे भी दो हाथ हैं, भीड़ के भी दो हाथ हैं, तुम्हारी भी दो आंखें हैं, भीड़ की भी दो आंखें हैं, तुम्हारे भी दो पैर हैं, भीड़ के भी दो पैर हैं, सर के बाल भी काले हैं, हाँ शायद किसी के सफेद नीले पीले हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए हम लोग एक इंसानों कैटेगरी में आते हैं। तो वी हैव टू बी द डिफरेंट बाय अवर माइंड, बाय अवर थिंकिंग, बाय अवर क्रिएटिविटी। क्लियर है। तो जब भी हम लोग जब इनोवेशन जब आता है, जब एक क्रिएटिविटी आता है, गूगल कैसे इतना आगे बढ़ गया सर्च इंजन में, कैसे, जस्ट ड्यू टू द आइडियोलॉजी, ठीक है। उनकी सोच ऐसी थी, उनकी जो सोच थी वो फ्यूचरिस्टिक्स थी, क्रिएटिविटी थी उनके पास कि वो एक रिजल्ट या जब भी उनको कोई परेशानी होती तो उस परेशानी में ही वो सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। भाई कभी मान लो जो कि सुंदर पिचाई या कोई भी एम्प्लॉय वगैरह होंगे जो गूगल के, वो कभी रास्ता भूल गए होंगे, तो शायद इसीलिए उन्होंने तो गूगल मैप निकाल देना कि यार आप मैं भूल गया हूं, तो शायद कोई दूसरा जो सामने वाला है वो ना भूल जाए, या वो लोग भी कितना रास्ता भूलते होंगे, तो इसलिए उन्होंने वो मैप निकाल दिया, ठीक है। जब उनको सुंदर पिचाई को जब या वहां के किसी एम्प्लॉय को जब कोई चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, गूगल लेंस निकाल दिया। तो गूगल लेंस निकालने मतलब क्या है कि चीजों को आप स्कैन करिए, उसका नाम अपने आप आ जाएगा कि भाई साहब आपने क्या स्कैन किया है, जो स्कैन किया उसको हम लोग ये चीज बोलते हैं, ठीक है। गूगल फोटोज हो गया, ईमेल हो गया, गूगल सर्च इंजन, भाई साहब सर्च इंजन ही इतना बड़ा है, ठीक है। तो वही चीज होती है कि आप अगर अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ अगर इनोवेटिव कर रहे हो तो ठीक है, तभी आप भीड़ से अलग हो सकते हो, वरना फिर नहीं हो सकते। भीड़ तो चल ही रही है, आप भी उसके साथ चलो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पीपल। क्लियर है। तो डेवलपमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि सिंपली यहाँ पे ये है कि जितने भी जो पर्सन्स हैं उनको एक कॉमन पर्सन ना होकर के उनकी जो स्किल्स है, उनके जो टेक्निकल स्किल्स है, जो मैनेजरियल स्किल्स है, उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग सिंपली बोलते हैं ना कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सही बात है, लर्निंग जो होती है कभी भी नहीं रुकती है, हमेशा इंसान सीखता ही रहता है। जब वो छोटा होता है तब भी सीखता है, टीन में आता है तब भी सीखता है, एडोलसेंस में आता है तब भी सीखता है, जब एडल्ट हो जाता है तब भी सीखता है, और जब बुढ़ा हो जाता है, जब मुंह में दांत नहीं भी होता ना, तब भी सीख जाता है, ठीक है। तो वही चीजें कही गई है कि जो इंसान है, तो इंसान जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कर सकता है, वो एनवायरमेंट से देख कर सकता है, वो सीख कर सकता है, कुछ उसने एक्सपीरियंस किया होगा वो उससे सीख सकता है। क्लियर है। तो उसकी जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, हमेशा उस पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो आराम से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसिप्लिन एंड मोरल। क्लियर है।
अच्छा, मेरे को यहाँ पे एक बिल गेट्स की कही हुई बात समझ में आ रही है कि अगर आपको कोई काम सबसे आसान तरीके से करना है, देन गिव दैट वर्क टू द वेरी लेजिएस्ट मैन ऑफ द कंपनी. He will just figure out the very simple way to do that same work. क्लियर है? सबसे आलसी व्यक्ति को वो काम देते तो वो सबसे आसान, सबसे कामचोर टाइप का वो काम वो आराम से वो कर लेगा. क्यों? क्योंकि वो सबसे आलसी व्यक्ति है. ठीक है, तो सबसे आसान तरीका वो उसको ढूंढेगा काम करने के लिए. तो वही चीज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम अच्छे से नहीं कर रहा है, वो अपना आउटपुट बढ़िया से नहीं दे रहा है, तो आप क्या करिए, उसको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए. जैसे एक होता है ना कि जैसे क्लास के जो बच्चा बहुत शैतान बच्चे होते हैं, या आपकी क्लास में बहुत शैतान बच्चे होंगे, तो क्या होता है कि अगर जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं, उनको ठीक करने का सबसे बढ़िया एक रामबाण इलाज है कि आप उनको ना क्लास का मॉनिटर बना दो. तब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भाई साहब कंधे पे आती है ना, तो एक यही चीजें होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, हम कैसे शैतानी कर सकते हैं यार, हम तो मॉनिटर है क्लास में, है ना. तो वहां पे एक जो मॉनिटरशिप आती है, जब आप उस क्लास को वॉलंटियर कर रहे होते हो, ठीक है, जब हेड बनते हो, तो मतलब सबको शांत भी कराते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. जहां अब आप मॉनिटर बन गए हो, तो बैक बेंचर होते हुए भी आप पढ़ाई करोगे. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाओगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट करोगे. सो दैट इज द डिसिप्लिन एंड द मोरल. ठीक है, मोरल का मतलब यही होता है कि भाई किसी चीज को मतलब उसकी एक वैल्यू करना. क्लियर है? एम्प्लॉय की वैल्यू कंपनी में कब होती है, जब आप उसके गिवे जो भी वो आइडियाज या जो भी वो थिंकिंग दे रहा होता है, या तो उसकी आप वैल्यू करिए, आप उसके आइडियाज के बारे में सोचिए, उसके आइडिया को आप कंपनी में इंप्लीमेंट करिए, तब उसका मोराल बढ़ता है, तब वो कंपनी के ना वो दिल से काम करता है. लगता है ना कि हाँ यार मेरी इतनी वैल्यू है यार कंपनी में, कि मतलब मेरी कही हुई बातें वहां पे कंपनी में होती हैं. ठीक है, मेरा वहां पे ये होता है, मेरी वहां पे ये पोजीशन है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास राइटफुल डिसीजन मेकिंग. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है, या जो भी कभी डिसीजन लेना चाहिए, तो हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि भाई साहब कंपनी की जो कमान है वो आपको किसके हाथ में रखनी है. ठीक है, और किस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेना है. तो कंपनी का जो सीईओ होते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वही कंपनी के करता धरता होते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें ये होती है कि जो भी वो कंपनी का जो उस कंपनी को चला रहा है, जो सीईओज वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ये एक चीज होती है कि भाई साहब कंपनी पूरी टोटली उन्हीं पे डिपेंड होती है. जैसे कि आप नोकिया की बात कर सकते हो. नोकिया के जो सीईओ मिले थे भाई साहब कतई बकवास. ठीक है, इसीलिए नोकिया को वो लेकर के डूब गए और पूरा उन्होंने उस कंपनी को डुबो दिया. लेकिन बट एनी हाउ वो कंपनी सरवाइव कर ली, और आज भी मार्केट में सस्टेन तो फिलहाल करती है. क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें वही हैं कि जो कंपनी के सीईओज वगैरह होते हैं, तो उनके कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कब किस टाइम पे और कहाँ पे आप अपना जो डिसीजन है वो आप लेते हो, वो कंपनी के लिए बहुत मैटर करता है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, दैट इज द इम्प्रूविंग इमेज. क्लियर है? तो इम्प्रूविंग इमेज का मतलब क्या होता है, जब भी आप कंपनी के लिए जब एक इफेक्टिव डिसीजन लेते हैं ना, तभी उस कंपनी की एक इमेज बिल्डअप हो जाती है. ठीक है, हमारे इस कंट्री में, हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी इमेज एक बहुत ही जायंट है. जैसे कि सर्च इंजन अगर आप देखो तो अब मोबाइल में डिफॉल्ट में गूगल ही आता है. क्लियर है? स्मार्टफोन्स की बात करिए तो सबसे टॉप मोस्ट में आता है एप्पल आईफोन्स. ठीक है, ये चीज है. इंडिया की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे मतलब एक टाटा एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी कंपनी है, मतलब जिसकी एक इमेज बहुत ही नेक्स्ट लेवल है. ठीक है, मतलब वहां के एम्प्लॉयज तो मतलब हाईली डेडिकेटेड होते हैं. पता नहीं वो भाई साहब कौन से अपने एम्प्लॉय को कौन सा चूरन पिलाते हैं, मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम. लेकिन बस ये है कि वहाँ के जो सर्विसेज होती हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो इतना अच्छे से देते हैं, कुछ कहने को नहीं. क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें वही होती हैं कि भाई साहब आपकी कंपनी की इमेज कैसी है. क्लियर है? आप क्या कंपनी को इमेज को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, कि मतलब जैसे है आप वैसे ही काम. ऐसे बहुत सारे हमारे कंपनी में कंट्री में बिजनेसमैन हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति, मतलब आपको उनका नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन कुछ एक आदि ऐसे हैं, जैसे विप्रो हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, एंड टाटा हो गया, रिलायंस हो गया. तो ये इतने बड़े बड़े कंपनी, इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं जिनको आपको उनका ब्रांड इमेज हमें मालूम है ना. बहुत कंपनीज ऐसी होती है जिनका सिर्फ ब्रांड का लोगो ही हमें मालूम होता है कि हाँ भैया ये जो लोगो है किस कंपनी का है. तो दैट इज द इम्प्रूविंग इमेज. मतलब कि हमारी कंपनी की एक इमेज ऐसी बन जाए कि मतलब लोगों के दिमाग में हमारा प्रोडक्ट आते ही हमारी सीधे कंपनी का एक लोगो भरा आ जाए. ठीक है, अगर हम लग्जरीज की बात करें
तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम कार से चलना चाहेंगे तो BMW या ऑडी या मर्सिडीज, क्लियर है। तो दैट इज द स्टेटस सिंबल, यू नो, उनकी एक इमेज ही ऐसी बन गई। नॉर्मल सी बात है कि अब भैया जो अंबानीज हैं, जो टाटा है, अब वो भैया मारुति 800 में तो जाएंगे नहीं, क्लियर है। तो मतलब वही है कि अगर आप किसी अपने स्कूल या कॉलेज में अगर आप मर्सिडीज से चले जाओ या BMW से चले जाओ, तो दैट मीन्स कि वो जो बंदा है या जो लड़का है, वो जो लड़की है ना, बहुत ही वेल्दी फैमिली से, शी और ही इज अ रिच, ठीक है। सो दैट इज द इमेज पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, क्वालिटी गुड्स एट द फेयर प्राइसेस, क्लियर है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्ट है हम लोग देना चाहते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे, मतलब कम दाम में। कंपनी खुद ये चाहती है कि जितना अपना प्रोडक्ट हम सस्ता से सस्ता रख सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ही जो लोग हैं हमारे उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और उस प्रोडक्ट की जो सेल्स होंगी वो और बढ़ेंगी, क्लियर है। तो नॉर्मल सी बात है कि मार्केट में कंपटीशन तो बहुत है, बस ये है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अलग रखना है बाकी दूसरे प्रोडक्ट से, क्लियर है। तो बस यही चीज़ है कि हम लोग प्राइस को कम कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट में एक क्वालिटी ला सकते हैं, ठीक है, जो कि इंसानों को और जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्वालिटी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि भैया भले ही आप 2 रुपया ज्यादा ले लो लेकिन क्वालिटी A1 होनी चाहिए, क्लियर है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस यहीं तक ही हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े हैं, ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, क्लियर है, मतलब अच्छा कंटेंट है। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा है एंड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो आई होप को वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक कर देना, और कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।